ओके फ्रेंड्स, अब हमें पता है कि बेसिक लॉज क्या है हेरिडिटी के, ठीक है। तो अब हमें ये समझना जरूरी है कि हाउ जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ, ठीक है। किस प्रकार एक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉन्ग हाइट एंड वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉर्टर हाइट, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन वो ये है कि जो जीन्स होते हैं, जीन्स हमें पता है किस पे होते हैं, क्रोमोसोम्स में होते हैं जीन्स, ठीक है, ठीक है। और जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर, दे आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। जिसमें से क्या होता है कि वन सेट फ्रॉम वन पेरेंट एंड अदर सेट नहीं, वन जीन, ठीक है। एक सेट होता है जीन्स का, एक सेट जो है क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, जिसमें से एक जीन जो है वहाँ एक पेरेंट से मिलता है और सेकंड जीन फ्रॉम अदर पेरेंट, ठीक है। तो इस प्रकार जो जीन्स होते हैं उनमें से ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही पेरेंट के ही द्वारा जो कंप्लीट सेट है वो ट्रांसफ़र होता है डॉटर्स में, जनरेशन में, ऑफस्प्रिंग्स में, लेकिन दोनों हैं से ही दोनों पेरेंट से एक एक सेट ऑफ जीन जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। इसके लिए ये भी ज़रूरी समझना है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है, दे आर हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो हैप्लॉइड सेल्स दे कंटेन ओनली वन पेयर, ठीक है, वन पार्ट ऑफ पेयर वी कैन से, ठीक है। जो जीन्स का पेयर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ट्रेट के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो पेयर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक जीन एक पेरेंट से जो है ट्रांसफ़र होता है और एक अदर जीन जो है वो दूसरे पेरेंट से ट्रांसफ़र होता है, और ये जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स में रहते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। तो ये जो गैमेट्स होते हैं ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ओवम है या स्पर्म्स हैं, दे आर हैप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड मीन्स हाफ, ठीक है। तो इनके पास जो क्रोमोसोम्स के नंबर है उसका हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स जो है वो ओवम में होंगे और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स स्पर्म्स में होंगे, ठीक है। एंड सो दे आर कॉल्ड एज हैप्लॉइड सेल, ठीक है। इन सेल्स को हैप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, ठीक है। जब ये ओवम एंड स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं तो दे फॉर्म अ जाइगोट सेल विच इज अ डिप्लॉइड सेल, ठीक है। क्या हो रहा है, और इट हैज द कंप्लीट सेट ऑफ जीन। अब क्या हुआ कि एक एक जो पार्ट था पेयर का, एक जीन का सेट ओवम से ट्रांसफर हुआ जाइगोट में, एक सेट स्पर्म्स से, और इस प्रकार उस सेल में डिप्लॉइड सेल बन गई वो, और उसमें कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहा, ठीक है। तो ये आप सोचिए गैमेट फॉर्मेशन एक बहुत ही जो कहें कि एडवांस टेक्निक है, जिसमें क्या हो रहा है, हैप्लॉइड सेल बन रही है, सो दैट आगे जाके जब ये हैप्लॉइड, दो हैप्लॉइड सेल जब रीयूनाइट हो तो ये एक कंप्लीट नॉर्मल सेल बनाए, एक कंप्लीट डिप्लॉइड सेल बनाए, ठीक है। तो द गैमेट्स आर द हैप्लॉइड सेल्स, व्हेन द टू गैमेट्स फर्टिलाइज दे फॉर्म अ डिप्लॉइड सेल व्हिच हैज अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड द जीन, ठीक। तो ये हमें जानना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो जीन्स होते हैं, ठीक है, ये एक थ्रेड्स के रूप में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, दे आर द पोर्शंस ऑन डीएनए, ये डीएनए पे कुछ पोर्शन होते हैं, और ये जीन्स जो हैं, ठीक है, इन्हें कोडॉन्स भी कहा जाता है क्योंकि दे आर इन फॉर्म ऑफ कोडॉन्स, ठीक है। ये कोड्स के रूप में होते हैं, और ये कोड्स क्यों, किस चीज के लिए कोड्स होता है, दीज आर द कोड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इन जीन्स पर कोड्स होते हैं, और ये जो कोड्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू सिंथेसिस सम स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये जो हैं कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं, और उसकी वजह से इस प्रकार से
दे एक्सप्रेस इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, क्या हो रहा है कि ये जो जीन्स हैं ये डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इन जीन्स में कोड्स होते हैं जिसके के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो वो डिफरेंट रिएक्शंस को जो है प्रोवोक करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंजाइम फॉर्मेशन कराएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्मोन सिंथेसिस कराएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट अदर प्रोसेसेस, एंड डिफरेंट अदर प्रोसेसेस in this way result into expression of some physical characteristic. For example, मेंडल ने कहा कि जो लॉन्ग पी प्लांट होते हैं उसमें जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं लॉन्गनेस के लिए, what they do is there is a synthesis of some specific protein which are responsible for the enzyme reactions and the hormone synthesis. These hormone synthesis results in the growth of plant and the length or height of the plant, and in this way it makes the plant tall. ठीक है, and the genes responsible for the shortness may not produce such process, and then it results into the shortness of plant. ठीक है, तो इस प्रकार जो जीन्स हैं वो अपने आप को प्रोटीन सिंथेसिस की मदद से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि हाउ टू जीन्स एक्सप्रेस देमसेल्फ। So they express themselves by the protein synthesis which happens due to the codes on the genes. ठीक है, तो इस लेवल पे इतना ही समझना आपके लिए सफिशिएंट है कि जीन्स किस प्रकार जो है वो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जीन्स का एक सेट पेरेंट से दूसरा सेट दूसरे पेरेंट से ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये भी कैसे प्रूव हुआ, जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए तभी उन्हें ये समझ में आई बात कि जो दोनों ही पेरेंट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल एंड दे ट्रांसफर वन सेट ऑफ जीन्स। ठीक है, क्योंकि यदि ये नहीं होता और जो डॉटर जनरेशन है, ऑफस्प्रिंग है, उन्हें यदि एक ही पेरेंट से कंप्लीट सेट मिलता तो जो उनके एक्सपेरिमेंट है दे गेट प्रूव रॉन्ग। ठीक है, इसलिए ये भी इससे जो है प्रूव होता है कि जो डॉटर जनरेशन होती है, डॉटर सेल्स होती हैं, दे गेट one set of gene from one parent and other set of gene from the other parent, and in this way they make a complete set of chromosomes. ठीक, तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो जीन्स हैं सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं सिर्फ इन ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो एक ऑफस्प्रिंग में किस प्रकार जो है सेक्स डिटरमाइन होता है, किस प्रकार पता चलता है कि वो एक मेल ऑर्गेनिज्म है या एक फीमेल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसके लिए भी जो जीन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि हम ह्यूमन में देखें सेक्स डिटर्मिनेशन किस प्रकार होता है, तो ड्यूरिंग द जायगोट फॉर्मेशन, जब जायगोट फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तभी ये डिटरमाइन हो जाता है कि वह जो ऑफस्प्रिंग है, वह जो आगे जाके बनेगा ऑर्गेनिज्म, वो एक मेल होगा या फीमेल होगा। ये किस प्रकार होता है। ठीक है, अब आपको इतना पता होगा कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो ह्यूमन क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स में होते हैं, और टोटल नंबर इसका कितना होता है, 46। ये हमेशा पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर्स में रहते हैं। इनमें जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। जबकि 1 पेयर जो रहता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम्स।
बिकॉज ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे डिटरमाइन द सेक्स और जेंडर ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ फीटस। ठीक है, तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स जो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स एक सेल में पाए जाते हैं जो कि पेयर में रहते हैं, और इस प्रकार 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में पाए जाते हैं, ह्यूमन सेल्स में, जिसमें कि 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट अदर कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि 1 पेयर जो रहता है क्रोमोसोम्स का वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, यह जो पेयर है यह या तो ये एक्स पेयर में हो सकता है, इन क्रोमोसोम्स को हमने एक्स और वाई नाम दिया है। ठीक है, चूंकि ये पेयर में होते हैं तो जब ये पेयर 2 एक्स क्रोमोसोम्स में बना हुआ रहता है तब ये क्या बनाता है, एक फीमेल चाइल्ड बनाता है। जब ये क्रोमोसोम्स में एक स्मॉल क्रोमोसोम होता है जो कि वाई क्रोमोसोम कहलाता है, तो यह चाइल्ड एक मेल चाइल्ड होता है। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम को एक्स और वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब दोनों पेयर एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो ये फीमेल चाइल्ड बनाते हैं, जब एक जो पेयर में से एक क्रोमोसोम वाई होता है और एक क्रोमोसोम एक्स होता है तो यह मेल चाइल्ड बनता है। अब ये कैसे संभव है? ठीक है, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मैंने कहा कि हैप्लॉइड जो है सेल्स होती हैं ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, ठीक है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती हैं और स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं तो क्या होता है, इसमें हैप्लॉइड सेल है, स्पर्म्स आर हैप्लॉइड सेल। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, दैट मीन्स ओनली 23 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, जिनमें से कि 22 क्रोमोसोम्स जो है वो क्या है, ऑटोसोम्स है, और एक क्रोमोसोम क्या है, क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब क्या होता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक मेल ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। ठीक है, एक एक्स होता है और एक वाई, और इसलिए जब स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में मायोसिस जब होती है, ठीक है, आप देख रहे हैं, और हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, तो क्या होता है कि कुछ सेल्स में तो एक्स क्रोमोसोम्स होता है लेकिन कुछ सेल्स में वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो स्पर्म्स जो होते हैं जो कि वेरियस नंबर में फॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, तो इनमें जो ये सेक्स क्रोमोसोम है ये या तो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। तो सम है एक्स क्रोमोसोम्स एंड सम है वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, एंड ओवम जो होता है इट ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज मैंने आपको बताया कि फीमेल्स जो होती हैं उनमें दोनों ही क्रोमोसोम्स एक्स होते हैं, इसलिए जब फॉलिकल्स जो हैं, जब फॉलिकल्स बनते हैं ओवरी से, ठीक है, उनमें जब मायोसिस के द्वारा ये बनेंगे फॉलिकल्स और हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, तो ये क्या होंगी, दे ऑल विल कंटेन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो दैट इज द रीजन द ओवम, ऑल द ओवम्स हैज एक्स क्रोमोसोम। अब नाउ व्हाट हैपन्स when this ovum which has the X chromosomes is fertilized by the sperm, ठीक है, and if this sperm has the X chromosomes, then what will happen? The zygote will have X chromosomes, and so the child will be, the fetus will be a female child because it has both the X chromosomes. And if the ovum is get fertilized by the sperms which have Y chromosome on it,
then what will happen? The zygote will form which contain X and Y chromosome and the fetus will be a male child. समझ में आया? इस प्रकार जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही जब जायगोट फॉर्मेशन हो जाता है उसी में ही ये डिटरमाइन हो जाता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो फीटस है, वो एक फीमेल चाइल्ड होगा या एक मेल चाइल्ड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सेक्स जो है वो किस प्रकार डिटरमाइन होता है ह्यूमन बीइंग में, वो हमने देखा कि किस प्रकार डिसाइड होता है कि एक फीटस मेल होगा या एक फीमेल होगी। ठीक, ओके। अच्छा, अब ये तो हमने देखा कि भाई एक सिंगल जेंडर जो है, जब ये यूनिसेक्सुअल होते हैं ऑर्गेनिज्म, तो या तो फीमेल होगा एक ऑर्गेनिज्म या एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में जब बोथ जो सेक्सेस हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट या bisexual. They contain both male and female characteristic. ठीक है, तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अर्थवर्म जो है वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। दे आर बाइसेक्सुअल एनिमल्स बिकॉज दे हैव बोथ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव बोथ ऑफ द ऑर्गेन्स। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही मौजूद होते हैं उनमें, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों उनमें मौजूद होते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, सम ऑर्गेनिज्म जो है दे कैन चेंज देयर सेक्सेस। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड एज, ठीक है, अपना जेंडर जो है वो चेंज कर सकते हैं और उनको कहते हैं सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म इनमें ही आता है, सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, यदि कोई ऑर्गेनिज्म फीमेल है, ठीक है, फीमेल है कोई ऑर्गेनिज्म और इट चेंज इनटू द मेल, देन इट इज कॉल्ड एज प्रोटेंड्री। ठीक है, एंड्री मीन्स मेल को डिनोट करता है, एंड्री, प्रोट एंड्री। ठीक है, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म यदि मेल है और इट चेंज इटसेल्फ इनटू अ फीमेल ऑर्गेनिज्म, तब उसे कहा जाता है प्रोगाइनी। ठीक है, प्रोटेंड्री एंड प्रोगाइनी, ये दो टर्मिनोलॉजी याद रखिए। सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं जो कि अपना सेक्स या जेंडर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेंड्री एंड प्रोगाइनी, जो फीमेल है लेकिन मेल में चेंज हो जाए उसे कहेंगे प्रोटेंड्री, जो मेल है लेकिन फीमेल में चेंज हो जाए उसे कहेंगे प्रोटोगाइनी। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हर्माफ्रोडाइट होते हैं जिनमें बोथ एक्टिव होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन, दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, ओके, साइमल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो इस प्रकार सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमें जानना ज़रूरी है ये चीज़ें। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें टेम्परेचर डिसाइड करता है कि जो होने वाला ऑफस्प्रिंग है उसका जेंडर क्या होगा। तो इन सम ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर डिसाइडेड और टेम्परेचर अफेक्ट्स सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, जैसे एक टर्टल है, इसका नाम है क्राइसैम्स्टिक्टा। ठीक है, इस टर्टल में, ठीक है, इस टर्टल में जो टेम्परेचर है वो डिसाइड करता है, जब वो हैच करता है अपने एग्स को, तो किस टेम्परेचर पे जो है वो डिसाइड करता है कि वो जेंडर
क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि बहुत अधिक टेम्परेचर पे हैच किया जाए एग्स को तो इट विल टर्न इनटू द फीमेल, और यदि कम टेम्परेचर पे हैच किया जाए तो इट विल टर्न इनटू द मेल। ठीक है, तो इस प्रकार हाई टेम्परेचर विल लीड टू द मेल एंड द लो टेम्परेचर विल लीड टू द फीमेल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग कि टेम्परेचर जो है जो हैचिंग के टाइम पे डिसाइड करता है कि सेक्स जो है वो क्या होगा होने वाले चाइल्ड का। ठीक है, और इस प्रकार एक अगामा अगामा करके जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगामा अगामा, ठीक है, जो कि एक लिजार्ड है। इस लिजार्ड में इसके अपोजिट होता है। ठीक है, क्रायसैंटिका के अपोजिट होता है कि यदि हाई टेम्परेचर होता है इसमें तो इट विल लीड टू द मेल ऑफस्प्रिंग, जबकि लो होगा तो इट विल लीड टू द फीमेल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इस प्रकार इन सम ऑर्गेनिज्म द टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करता है व्हाट विल द जेंडर ऑफ अ ऑफस्प्रिंग। ठीक, तो इस प्रकार हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा और देखा कि जीन्स किस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में हमने समझा। ठीक है, तो इस प्रकार हेरिडिटी और जो है हमें हेरिडिटी के लॉस पता चल गए हैं, जीन्स के बारे में हमने पढ़ा और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं आगे क्या है।